था क्या समा जो इल्म नहीं, कोई प्रश्न भी मुश्किल नहीं, तू धार था मझधार था, तू गर्दिशों का यार था, कमजोर खुद को ना समझ, वो सख्त तेरा वक्त था, जो धमनियों को चीरता वो रक्त तेरा वक्त था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी पाठशाला में। सीयूईटी यूजी और पीजी में दोस्तों जनरल अवेयरनेस टेस्ट जीईटी के सिलेबस को बहुत ज्यादा मोल्ड कर दिया है इन लोगों ने। नए नए टॉपिक्स हैं, अलग किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। सीयूईटी पाठशाला दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जहां पे एक बहुत ही वेल डिफाइंड रिसर्च के बाद हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट है जो यूजी और पीजी दोनों के लिए आएंगे। ठीक, आज हम दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। यहाँ आपको दिख रहा होगा पीएम एंड प्रेसिडेंट। तो ये दो मेन जो एग्जीक्यूटिव है, जो एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है और एक हेड ऑफ स्टेट है, उनके बारे में हम लोग दोस्तों स्टार्ट करने जाएंगे लेक्चर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों को मैं बता दूं, इस लेक्चर को हम लोग बहुत ही ऐसे रखेंगे कि बहुत जो पीपीटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, बहुत सारी मैं कहानी आपको बताऊंगा, बहुत सारी डिटेल्स आपको दूंगा, उन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको चलना है, एक चीज नोट करते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आपको दोस्तों एक बात बता दो, अगर गवर्नमेंट एक बॉडी है, मान लीजिए गवर्नमेंट एक बॉडी है जो कि है भी, तो उसके तीन मेन ऑर्गन है। पहला क्या है लेजिस्लेटिव, दूसरा क्या है एग्जीक्यूटिव, तीसरा क्या है जुडिशरी। तो आज हम लोग मेनली एग्जीक्यूटिव पे ध्यान देंगे और थोड़ा थोड़ा लेजिस्लेटिव के बारे में समझते रहेंगे कि लेजिस्लेचर क्या है, क्या क्या लेजिस्लेटिव का रोल है, क्योंकि इंडिया क्या है दोस्तों, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। क्या है? पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसका दो मेन पॉइंट है दोस्तों। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? लेजिस्लेटिव के ही पार्ट होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होते हैं और हेड ऑफ स्टेट अलग होते हैं। हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं दोस्तों, या तो वो कोई मोनार्क होंगे, जैसे कि इंग्लैंड में किंग है, पहले क्वीन हुआ करती थी, या तो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे इंडिया में द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक, सबसे पहले हम दोस्तों किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के बारे में, पीएम। दोस्तों इंडिया एक ऐसा डेमोक्रेसी रहा है जिसने लगभग 17 से ज्यादा प्रधानमंत्री देखे हैं, अलग अलग कार्यकाल, सबके कार्यकाल में ये काम हुए, कौन कौन से मेजर स्कीम लिए गए, कि कम टाइम गड़बड़ हुई, एक एक चीज। ये एक ऐसा एग्जीक्यूटिव का लेक्चर है जिसमें आपको इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जानने को मिलेगा। मैं चाहता तो 3 लेक्चर बनाता है, एग्जीक्यूटिव का अलग, लेजिस्लेटिव का अलग, इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस का अलग, पर एक मर्जर वीडियो है, इसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों देश में पहला इलेक्शन जो हुआ था वो 1951 से लेके 52 के बीच में हुआ था, जिसमें 52 नेशनल पार्टीज ने पार्ट लिया था। किसने? 52 नेशनल पार्टीज ने पार्ट लिया था उस इलेक्शन में। आइए दोस्तों हम लोग हर एक चीज डिटेल में जानते हैं। मैं आपको आपके लिए बोर्ड खोल रहा हूं, अब हर एक चीज हम डिटेल में आराम से देखेंगे। ठीक, 1951 से 52 में पहला इलेक्शन हुआ। ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, यूएएफ। इसमें क्या है दोस्तों, पहले यूएएफ का क्राइटेरिया क्या था कि जो भी इंसान, कोई भी इंसान अगर 21 साल या फिर 21 से एबव है, 21 या फिर 21 से एबव है, वो क्या है? वोट दे सकता है। तो पहला इलेक्शन किसने जीता था दोस्तों? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। थोड़ा आईएनसी के बारे में जान लेते हैं। आईएनसी का फॉर्मेशन दोस्तों कब हुआ था? 1885 में। कहा? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में होता इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। क्या नाम था उनका? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक, इसका पहला क्या था दोस्तों? डब्ल्यू सी बनर्जी। अच्छा उसके साइड छोड़ आप एक बार इसको ऊपर ले लेंगे, इसको ऊपर अब करिए। ठीक, तो पहले दोस्तों कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक, तो पहला इलेक्शन कब हुआ दोस्तों? 1951 से 52 के बीच में। फिर होता क्या है कि पहले प्रधानमंत्री देश कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन होते हैं दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी तस्वीर भी आपको दिखेगी। ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिसका मेंशन नहीं, क्योंकि ही वाज एन
एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। अब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कोई बॉलीवुड के एक्टर नहीं होते थे। क्या होता था दोस्तों, अगर कोई कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल ना पूरा कर पाए, उस बीच में उसकी मृत्यु हो जाए, फिर उसको इस्तीफा देना पड़े, तो अगले इलेक्शन के होने से पहले इस्तीफा या फिर मेनली मृत्यु के लिए होता था, ये उसके अगले इलेक्शन से पहले कुछ दिनों के लिए किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाए उसी पार्टी का। तो कौन बने थे? जीएल नंदा। क्या नाम था उनका? गुलजारी लाल नंदा। अगर आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है, ठीक, अगर आपके एग्जाम में गलती से क्वेश्चन आ जाता है कि आज तक के किसी एक इंडिया के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, तो वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक। अब उसके बाद दोस्तों कौन आते हैं? उसके बाद हमारे आते हैं रामनगर के लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। मैं बस आपको एक बार सारे प्रधानमंत्रियों के नाम दोहरा दूं फिर, ठीक। फिर वापस से गुलजारी लाल नंदा बनते, क्योंकि इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1966 10 जनवरी को। कैसे होती है मैं बताता हूँ। फिर बनती है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, उनका दोस्तों क्या नाम रहता है? इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। ठीक। फिर इंदिरा गांधी के बाद दोस्तों कौन आते हैं? देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, जिसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं दोस्तों? मोरारजी देसाई। गुजरात के थे ये, मोरारजी मोरारजी देसाई। फिर उसके बाद वापस से आते हैं, फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, चौधरी चरण सिंह। फिर वापस से इंदिरा गांधी आती हैं, फिर वापस इंदिरा गांधी आती हैं, फिर उनके बाद उनके सब पुत्र आते हैं, राजीव गांधी। सब दोस्तों नोट करते हुए चलिएगा, राजीव गांधी आते हैं। ठीक। फिर आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। ठीक। इन्हीं के पार्टी से टूट के फिर वीपी सिंह के बाद कौन आते हैं? बागी बलिया से कौन? बागी बलिया से आते हैं आपको चंद्रशेखर बाबू। कौन आते हैं? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। फिर उसके बाद फिर से कांग्रेस सरकार आती है दोस्तों, और फिर बनते कौन? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। सबकी दोस्तों कहानी सुनाऊंगा, सब बताऊंगा किसने क्या काम किया। अभी बस याद कर लीजिए आप लोग कि कैसे लाइन वाइज कौन कौन से थे। ठीक। पीवी नरसिम्हा राव के बाद दोस्तों कौन आते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिनों के लिए आते हैं, 13 दिनों में इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक। फिर वाजपेयी जी के बाद दोस्तों कौन आता है? वाजपेयी जी के बाद दोस्तों आते हैं, उनका नाम था एच डी देवे गौड़ा। एच डी देवे गौड़ा। फिर वापस आते हैं आई इंद्र कुमार गुजराल। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं 13 महीनों के लिए, और फिर उसके बाद देश में पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अपना पूरा शासन करती है, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर आते हैं आपको हमारे साइलेंट मैन या फिर मनमोहन सिंह, बहुत ही एक महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह आते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आपको आते हैं एक जबरदस्त ओजस्वी नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक। नरेंद्र मोदी। ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया कितने प्राइम मिनिस्टर किन किन हालातों में बने, वो देखते हैं क्या क्या इनके कार्यकाल में हुआ, क्या क्या इन्होंने किया, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक। सबसे पहले दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको मैंने बताया अभी आईएनसी के थे। दोस्तों एक बहुत बड़ा डिबेट रहता है कि इंटरिम गवर्नमेंट जब थी इंडिया की 1947 से लेकर 1950 तक, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर एक वोटिंग हुई थी एक बार, तो 15 लोगों में से 14 वोट मिले थे वल्लभ भाई पटेल को, और 1 वोट मात्र मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पर महात्मा गांधी की एक संत की इच्छा ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत बड़े बड़े नेताओं का मिलना जुलना था। वही वल्लभ भाई पटेल एक किसान नेता थे, बहुत लोगों से जुड़े हुए, उनको सरदार की उपाधि भी महिलाओं ने दी थी एक सत्याग्रह में। ठीक। पर हुआ क्या दोस्तों, महात्मा गांधी ने इनको सपोर्ट किया, वो एक अलग विषय है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, 1950 में वल्लभ भाई पटेल का निधन हो चुका था। तो 51 इलेक्शन में कौन प्रधानमंत्री बनता, वो बनते तो ये होता, ये सब बातें फिजूल की बातें हैं, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का निधन 50 में हो चुका था। ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था। एक जो भारी मिस्टेक इनकी मानी जाती है, और उससे पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक। क्या वो था? इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर।
अब यहाँ से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताते जाऊंगा जो आपके आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक। 1947 में भारत बना। 1949 में एक और देश का नाम बदलता है, क्या होता है उसका नाम? पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक, अंडर द लीडरशिप ऑफ मो जेडोंग। क्या नाम था उनका? मो जेडोंग। आपने सुना होगा ना कि ये कम्युनिस्ट के साथ साथ माओइस्ट है। एक माओइस्ट भी आइडियोलॉजी थी कि माओइस्ट माओ का फॉलोअर, वो मो जेडोंग के फॉलोअर होते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखिए खेल, ठीक। 1949 में पीआरसी बनता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड इंडिया वाज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट एज अ कंट्री। इंडिया पहले, बहुत पहला एक देश था। क्यों? क्योंकि इंडिया को भी एक अच्छे नेबर की जरूरत थी। पाकिस्तान तो उसका ऑलरेडी दुश्मनी चल रहा था, उससे बांग्लादेश बना नहीं था, और चाइना 1948 में आजाद हुआ था ब्रिटिश हुकूमत से। होता क्या, मान लीजिए दोस्तों ये इंडिया है और ये चाइना है, तो उसके बीच में एक और देश था, क्या नाम था? तिब्बत। दोस्तों जब भी कोई ऐसे बीच में आता है उसको हम क्या कहते हैं? बफर स्टेट। क्या कहते हैं दोस्तों? बफर स्टेट। तो चाइना क्या करता है, 1950 में तिब्बत को एनेक्स कर लेता है। क्या करता है? एनेक्स कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। और चाइना एक थ्योरी क्या देता है? पाम थ्योरी, 5 फिंगर थ्योरी। की 5 फिंगर थ्योरी क्या है? कि इंडिया का जो अक्साई चीन है, फिर जो क्या कहते हैं नीचे सिख अरुणाचल प्रदेश है, नेपाल है, भूटान है, और इधर एक और जो इधर का एक जितने भी जम्मू कश्मीर कुछ एरिया है, वो एक तिब्बत है, ये सब उसके 5 फिंगर थ्योरी में आते हैं कि ये सब उसी का है, ठीक। अब ये हुआ बहुत सारी पर नेहरू ने क्या कहते हैं बहुत सपोर्ट किया था पार्लियामेंट में, और वल्लभ भाई पटेल ने इसकी बहुत मुखालफत भी की थी। कहा भी था कि चाइना से दोस्ती अच्छी बात नहीं है, फ्यूचर में बहुत नुकसान होगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आता है, इंडिया चाइना के बीच 1954 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, क्या नाम था दोस्तों? पंचशील एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन आपके सीयूईटी 23 में आ चुका है, ठीक। पंचशील एग्रीमेंट क्या था दोस्तों? पंचशील एग्रीमेंट 1954 29 अप्रैल यानी 29 अप्रैल को साइन हुआ था। पंचशील एग्रीमेंट किसके बीच? इंडिया एंड भारत और चाइना के बीच साइन हुआ था। अब यहां से ध्यान दीजिए, इस पंचशील एग्रीमेंट में आप समझिएगा कि 5 बिंदु होंगे, मेन 5 पॉइंटर्स थे। एक इसका बहुत मेन पॉइंट ये था कि ना तो इंडिया चाइना के मामलों में हस्तक्षेप करेगा, ना ही चाइना इंडिया के मामले में हस्तक्षेप करेगा, ठीक। अब होता क्या है, 1959 में जब चाइना तिब्बत पे पूरी तरीके से भारी पड़ता है, तो चाइना का एक बुद्धिस्ट गुरु, उसका क्या नाम था, सॉरी तिब्बत से बुद्धिस्ट गुरु क्या नाम था? दलाई लामा। दलाई लामा आपको क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण लेते हैं, और उनको इंडिया ने स्टेट गेस्ट की उपाधि दी थी, क्या कि ये देश के गेस्ट हैं। अब उसके बाद क्या होता है, फिर चाइना हमला कर देता है 1962 में, 2 महीने तक वॉर चलता है, जिससे पंडित नेहरू की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि 1964 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था हैदराबाद में, ठीक। फिर आता है गुजाइलाल नंदा, एक्टिंग टाइम में आप देख भी रहे होंगे, 1 महीने के लिए बस बने थे, 1 महीने से भी कम समय के लिए बनते हैं। और आते हैं फिर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इनका एक बहुत फेमस कोट है, जय जवान जय किसान। उसे वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान कह दिया, और मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय परिधान इतना बढ़ा दिया उसे, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों एक बहुत ही आपका महान नेता, ठीक, रामनगर के थे। और 1950 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1956 में ये भारत की रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके थे। 1956 में भारत के रेलवे मिनिस्टर रह चुके थे, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि एक रेल दुर्घटना हो गई थी। पर इनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था कि बहुत शांत व्यक्ति थे ये। पर 1965 की इंडो पाक वॉर में इन्होंने बहुत बढ़िया से इंडिया को जीत दिलाई थी, और उसी के अग्रीमेंट को साइन करने के लिए ताशकंद गए थे। ताशकंद गए, फिर बहुत ही विवादास्पद स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता है कि वो कैसे मरे, उसमें पढ़ना भी नहीं हमें, ठीक। वो किसी और दिन के लिए हम रखते हैं, ठीक। पर शास्त्री जी का कार्यकाल 2 चीजों के लिए जाना जाएगा। पहला क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जितने भी रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये गोल्डन रिवॉल्यूशन, इस सब के एग्जाम में आता है। आप लग के पढ़ते रहिए सब जितने भी रिवॉल्यूशन हुए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके फादर कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। इस रिवॉल्यूशन के अनुसार ही इंडिया में मेनली एचआईवी सीड का यूज किया जाने लगा, और बहुत ज्यादा हम लोगों ने धान की उपज बढ़ा दी थी, ठीक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू।
इंदिरा गांधी के दौरान भी एक बहुत फेमस वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर 1971 का, जिससे बांग्लादेश बना था। आपको पता होगा बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन, ठीक, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने इंडिया से गुहार लगाई थी, इंडिया ने हेल्प की, क्योंकि वहां से बहुत सारे रोहिंग्या निवासी हमारे भारत में आके दिल्ली में रहने लगे थे, और बहुत लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग आके रहने लगे थे, और सरकार का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो विद द हेल्प ऑफ फील्ड मार्शल शेर मानेकशॉ, वॉर हम इंडिया ने जीता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दोस्तों एक बहुत ही अलग दुर्घटना हुई। क्या? इंदिरा गांधी ने 1975 25 जून को क्या लागू कर दिया? इमरजेंसी। दोस्तों ये एक ऐसा लेक्चर है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मत समझिएगा बस एग्जीक्यूटिव के टर्म्स, वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एग्जीक्यूटिव बारे में वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे, फिर इंडियन पॉलिटिक्स को भी आप समझिए। 1975 25 जून को इमरजेंसी लागू हो जाता है। ठीक ठीक, क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश में, एक तो क्या कहते हैं, इंडिया के बहुत ही वीक हो गया था फाइनेंशियली, वॉर के चलते। फिर अरब में तेल के दाम में बढ़ गए थे। फिर उसके बाद होता क्या है दोस्तों, कि बिहार के एक बहुत ही फेमस नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, एक और आपके लिए क्वेश्चन आता है कि हु वाज फेमसली कोटेड एज या फिर नेम्ड एज लोकनायक, तो उनका क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण। उन्होंने क्या छेड़ा था? टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बोला था इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना पड़ेगा। और जयप्रकाश नारायण की इतनी इज्जत थी देश में क्योंकि बहुत बड़े नेता थे वो, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सोशलिस्ट किस्म के थे। कहते हैं राजनीति से संन्यास ले लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे गुहार भी लगाई थी कि आप आइए राजनीति को ज्वाइन करिए। उन्होंने बोला नहीं, गांधीवादी हूँ, सेवा करूंगा, बस राजनीति में नहीं जाऊंगा। पर 1975 में बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट, जिसमें आज आप देख रहे होंगे जो नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब जयप्रकाश नारायण के पाले हुए हैं, सब इनके साथ ही गए थे। ठीक, और इन लोगों ने डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट का घेराबंदी करेंगे। फिर इमरजेंसी लागू हो जाती है, और इमरजेंसी जब लागू होती है तो कौन प्रेसिडेंट रहते हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, जिनके बारे में बाद में बताऊंगा। फिर होता क्या है कि इनको क्या कहते हैं लोग, सबको इमरजेंसी लागू हो जाती है, और इमरजेंसी आपको पता होगा उसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट भी आया था। ठीक, बहुत सारी चीजों को बदला गया था, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फिर इंदिरा गांधी की सरकार गिरती है 77 में, और आते हैं देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर दोस्तों कौन था? मोरारजी देसाई। ठीक, इन लोगों के कार्यकाल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। फिर उनके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता। फिर वापस से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। ठीक, आपको पता होगा 80 में वापस इलेक्शन हुए थे, वापस से बनती है। ठीक, और 84 में इनको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आपको पता होगा कि एक इनके सिख बॉडीगार्ड ने ही मार दिया था, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में इन्होंने अमृतसर जो है, जो सिखों की बहुत होली साइट मानी जाती, वहां पे क्या कहते हैं गन्स वगैरह की यूज कर दिया था। उनके जो, मतलब एक समझिए उनकी पावन चीजों को थोड़ा ठेस पहुंचा था। ठीक, वैसे तो आप बोलेंगे कि सिखिज्म में तो हमेशा कृपाल लेके जाना होता है। हाँ, कृपाल लेके जाना होता है, बट दे आर वेरी सूफी, दे आर वेरी सेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं राजीव गांधी। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि राजीव गांधी जब दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे तो मैक्सिमम लोकसभा सीट, कितनी सीटें आज तक किसी ने नहीं जीती थी? कितनी? 415 सीट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। इतनी सीटें आज तक किसी ने जीती ही नहीं है पूरे इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास में। जो इलेक्शन हुआ था सबसे ज्यादा सीट मिली थी इनको। मेनली इनको सिंपैथी वोट ज्यादा मिला था क्योंकि इनकी माँ का इंतकाल हुआ था, उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं, फिर इन्हीं के पहले दोस्तों वित्त मंत्री कौन होते थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे। फिर वित्त मंत्री से हटा के इन्हें किसमें कर दिया जाता है? डिफेंस मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में। अब दोस्तों किसी को पावर देके छीन लोगे तो उन्हें बुरा तो लगेगा। वीपी सिंह ने राजीव गांधी का भांडा फोड़ दिया कि राजीव गांधी एक बहुत बड़े स्कैंडल में शामिल है, इसका नाम है बोफोर्स स्कैंडल। अब होता क्या है, ठीक 1989 में इलेक्शन होता है, और कांग्रेस से ही आईएनसी से अलग होके वीपी सिंह एक नई पार्टी बनाती है, उनका नाम क्या रहता है? जनता दल। ठीक, जनता दल एक संगठन बनाती है जिसका नाम क्या रहता है? नेशनल फ्रंट, एनएफ। मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत समझना जरूरी है, एग्जाम तो अपनी जगह है। ठीक, वीपी सिंह एक अपना क्या बनाते हैं? नेशनल फ्रंट बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, जिसको आउटसाइड सपोर्ट कौन देती है? बीजेपी और लेफ्ट। अब सोचिए दोस्तों कि पॉलिटिक्स क्या क्या नहीं कराती है, मतलब राजनीति क्या नहीं करा देगी? बीजेपी और लेफ्ट को एक साथ खड़ा कर दिया। क्योंकि क्यों? अब आपको ये समझाना चाहता हूं मैं, पॉलिटिक्स वर्क्स अपॉन इंटरेस्ट। बीजेपी और लेफ्ट साथ कैसे हो सकती है? कोई सर पकड़ लेगा अपना कि दो डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक अखंड भारत की बात करता है और एक बोलता है कि क्लासिज्म होना ही नहीं चाहिए। एक बात करता है हिंदुत्व की, तो एक बोलता है
कि कास्ट क्लास रेस कुछ होना ही नहीं चाहिए, पर इन लोग का इंटरेस्ट कहता है कि कांग्रेस को कैसे भी पावर से बाहर रखना है ताकि हम लोग स्टेब्लिश हो सके। फिर वही सरकार गिर जाती है, पर सरकार गिरने से पहले जो वीपी सिंह, जो कि बहुत लोग ब्लंडर कहते हैं, बहुत लोग अच्छा कहते हैं, 1990 में एक चीज लेकर आ जाते हैं, क्या है? मंडल कमीशन। जो भी अगर 90s के, अगर आप लोग नहीं, आप लोग तो नहीं होगा, इसलिए होना भी नहीं चाहिए आप लोगों को 90s का, पर अगर आपके पिताजी वगैरह देख रहे होंगे तो जरूर पूछेगा, पिताजी ये मंडल और कमंडल की राजनीति क्या है? मंडल और कमंडल की राजनीति क्या है? कमंडल डिनोट करता है बीजेपी को, अब मंडल डिनोट करता है वीपी सिंह को। मंडल कमीशन आया था, उसके उससे क्या होता है? 27% रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन ऑल गवर्नमेंट सेक्टर्स, इन ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस, इन ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ठीक, सही है गलत वो हमारा विषय नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर वीपी सिंह की सरकार गिरती है, क्यों? उसकी भी एक अलग कहानी है। क्योंकि बीजेपी उस समय राइस पे था, शाहबानो केस के बाद बीजेपी बहुत राइस पे, बहुत तूफान पे था, और उसमें बीजेपी के एक बहुत ही मेन लीडर हुआ करते थे, आप लोग नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि उनका मर्डर हो गया 2004 में, प्रमोद महाजन। उन्होंने एक आइडिया दिया कि आडवाणी जी को कि आप रथ यात्रा चालू करिए सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की। उस समय अयोध्या बिल्ड बनाने के, आप लोग बहुत लकी हैं, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग मंदिर बनते देख रहे हैं। कितना बड़ा स्ट्रगल था उसके पीछे कि सोमनाथ से इन लोगों ने रथ यात्रा निकाली, और वीपी सिंह की सरकार थी, ध्यान दीजिएगा, वीपी सिंह की सरकार है, आउटसाइड सपोर्ट किसका किसका है? एक तो बीजेपी का और एक लेफ्ट का है। तो बीजेपी का एक नेता क्या करता है, अगर ये सोमनाथ यहाँ पे है तो अयोध्या यहाँ पे, यहाँ से लेके चलता है, तो क्या सोचते हैं कि साइड ये तीसरी चीजें सब कवर कर लेंगे, तो बिहार भी कवर कर लेंगे, एक तरीके से उनका प्रचार हो जाएगा। पर वो क्या बोलते हैं कि वीपी सिंह बोलते हैं कि आप बंद कर दीजिए, आडवाणी जी मत करिए, इतना नहीं करना चाहिए। तो बोले अब रोक के दिखाइए, हम अपना सरकार गिरा देंगे आपका, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जैसे लेफ्ट के नेता लालू यादव क्या कह रहे थे कि अगर इनको नहीं रोके तो मैं सरकार गिरा दूंगा। अब तो वीपी सिंह पीछे फंस गए। अंत में समस्तीपुर में, बिहार में लालू यादव आडवाणी जी को गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार के हाउस अरेस्ट पे रखते हैं, एकदम अच्छे से हर एक सुविधा दी गई थी। और जैसे ही वो करते हैं वीपी सिंह की सरकार का भी, उसके बाद 3-4 महीनों के लिए बागी बलिया के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर बाबू। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, बहुत दिनों बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आती है एक फुल फ्लेज में, पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, और सबसे पहली चीज क्या करते हैं, देश में रिफॉर्म लेकर आते हैं, एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म में कौन थे उस समय देश के वित्त मंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। ठीक, एलपीजी का दोस्तों फुल फॉर्म बता दो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन दोस्तों क्या होता है? इकोनॉमी को लिबरलाइज कर देना, मतलब ऐसे नियम कानून रखना ताकि कोई भी आके अपना सेटअप कर सके। कोई किसी को बिजनेस करना है तो उसे बहुत ज्यादा सिग्नेचर या फिर बहुत ज्यादा पेपर वर्क ना करना पड़े। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट जितने भी ओन करती है सेक्टर्स में अपने हिस्से को, उससे कुछ 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 प्राइवेट सेक्टर को वो देते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? कनेक्टिविटी विद ऑल द वर्ल्ड, शेयर ऑफ थॉट, कल्चर, आइडियोलॉजी, मनी, सब चीजों का मेल जोल बंटवारा करे, इसलिए। ठीक, अब आगे बढ़े दोस्तों, ये तो आपका हो गया। ठीक, फिर आते हैं आपको 13 दिन के लिए वाजपेयी जी, फिर कुछ दिनों के लिए आई के गुजराल, एच डी देवेगौड़ा, इन लोगों का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। फिर वाजपेयी जी फिर आते हैं, तो वाजपेयी जी फिर 2004 में हार जाते हैं। 2004 में आते हैं मनमोहन सिंह, और एक मेजर चीज लेकर आते हैं इंडिया में, जिसने, मतलब वो एक लैंडमार्क चीज थी, मनरेगा। ये एक लैंडमार्क स्कीम थी। मनरेगा के अनुसार 365 दिनों में से 100 दिनों तक गवर्नमेंट गरीब लोगों को रोजगार देने का वादा करती है। ये एक लैंडमार्क था, जिसके कारण फिर से मनमोहन सिंह 2009 में जीतते हैं, 14 तक रहते हैं। फिर बहुत सारे एलिगेशन होते हैं, 2G स्पेक्ट्रम, बहुत सारे घोटाले होते हैं, एमएमएस स्कैंडल। आप लोग छोटे होंगे, आप लोग नहीं सुनते होंगे, खैर मैं भी उस समय बहुत बड़ा नहीं था, पर क्योंकि मैंने पढ़ा तो जानता हूँ, एमएमएस स्कैंडल हुआ। सब जितने भी नेताओं का जो पैसा हवाला से था, उसका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई थी, बच्चा बच्चा सुन रहा था। फिर आते हैं वापस नरेंद्र मोदी, 14 में जीतते हैं, 19 में जीतते हैं, 24 में जीतते हैं। नरेंद्र मोदी के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई, स्वच्छ भारत अभियान आया। एक बहुत मेजर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या स्टेब्लिश हुआ? नीति आयोग। नीति आयोग कब स्टेब्लिश हुआ? 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बस यही है कि नरेंद्र मोदी के टाइम पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। ठीक, 101st अमेंडमेंट क्या हुआ था? जीएसटी के लिए हुआ था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए,
103rd अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस लिए हुआ है दोस्तों, आपको ये पता होगा। जो आपने सुना होगा कि जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी होते हैं, यानी जनरल कैटेगरी होती है, उसमें ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया था, क्या, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है प्रधानमंत्री यानी एग्जीक्यूटिव, जो हमारे देश के बहुत मेन एग्जीक्यूटिव है, उनको लेके कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक, पहले पावर्स देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर क्या कहता है, द पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिमंडल होता है उनके थ्रू अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक, अपॉइंटमेंट, अपॉइंट्स एंड कैन डिसमिस मिनिस्टर, ये चाहे तो अपॉइंट भी कर सकते हैं और डिसमिस भी कर सकते हैं। चेयर्स कैबिनेट मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर्स, रिप्रेजेंट द कंट्री इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स, देश में नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल, विदेश लेवल पे भी देश को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। फिर अगला क्या है, लेजिस्लेटिव पावर, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लॉ मेकिंग, एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्या कहते हैं, आपके रूल्स बनाने में, लॉज बनाने में, और ये लीडर किसके होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी का। ठीक, अगला क्या है, एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन समनिंग एंड प्रोपगेटिंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यही बुलाते हैं कि वो एडवाइस करते हैं कि आप एक काम करिए, जॉइंट सेटिंग बुला दीजिए लोकसभा राज्यसभा की, अभी एक मीटिंग की जरूरत है, तो ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसी हिसाब से ऑर्डिनेंस वगैरह भेजते हैं। अगला क्या दोस्तों, इस चीज को हम लोग हिंदी में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की कार्यकारी शक्ति क्या होती है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और मंत्री परिषद के माध्यम से कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री उसको यूज करते हैं। ठीक, मंत्रियों की नियुक्ति और इन्हें बर्खास्त करने का अधिकार, जितने भी आपको मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में जितने भी नेता है या फिर मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं, और उनको अगर उनको हटाना भी हो तो प्रधानमंत्री हटाते हैं। कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करना और विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करना और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करना, प्रधानमंत्री लीड करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, कुछ विधायी शक्तियां उनके पास की संसद में जो भी बहुमत के नेता होते हैं, बहुमत के नेता, और उनके कानून बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। ठीक, राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने और स्थगित करने का सलाह भी यही देते हैं। अगला क्या दोस्तों, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देख लेते हैं। इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री कैन अपॉइंट की ऑफिशियल्स, ये बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं, इन अदर इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स को। कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक, ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जितने भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट है उसको भी ये देखते हैं। ठीक, तो अगला क्या है, फाइनेंशियल पावर्स, प्लेज अ वाइटल रोल इन द बजटरी पॉलिसी, जितने बजटरी पॉलिसी है उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, इंश्योर्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रॉपर एलोकेशन रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट के पास पैसा है, अभी बजट आया होगा, आप लोग पढ़े होंगे, या जब भी आप लोग देख रहे हो, कभी भी अगर बजट आता है तो आप जानते हैं कि किसी स्टेट के पास कुछ पैसा जाता है, किसी स्टेट के पास कुछ जाता है। तो 2025 में जो बजट आया है उसमें बिहार को बहुत ज्यादा मिला है, उसका आप भी जानते हैं कि 24 में नीतीश कुमार ने साथ दिया था, इसलिए ये हुआ है। ठीक, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीएम इज द हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनएससी के हेड कौन होते हैं, पीएम ही होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम इज द हेड ऑफ द एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसको हम लोग हिंदी में देख रहे हैं दोस्तों। देश का प्रशासन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करना, जैसे कि कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री करते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण नौकरशाह, जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को हिंदी में नौकरशाह कहते हैं। अलग है, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और की देखरेख करना। ठीक, वो ये देखते हैं। अगला क्या है, वित्तीय शक्ति कुछ है, बजट प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, एक तरीके से, क्योंकि ये लीडर रहेंगे तो यही देखेंगे भी। अगला क्या है, वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के उचित आवंटन की सुनिश्चित करना, क्या कि जितने भी जो भी एक बजट है प्रॉपर उसका एलोकेशन, प्रॉपर बंटवारा हो जाए उसका। ठीक, आर्थिक परिषद और अन्य वित्तीय समितियों का अध्यक्षता करना, जितने भी आर्थिक परिषद होती है, यानी कि जो कि कहते हैं जो भी डिसाइड होता है उसका भी हेड यही करते हैं। अगला क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के भी प्रमुख होते हैं, एनएससी के भी जो हेड थे, ये मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये मैं आपको वैसे भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के सीरीज में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एट द हेड टू एड द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। होता क्या दोस्तों, मान लीजिए कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और ये क्या है दोस्तों, प्रेसिडेंट है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट को। ठीक, अब प्रेसिडेंट को डिसीजन लेते हैं। ठीक, डिसीजन लेते हैं, पर अगर प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं यार जो एडवाइस है वो ठीक नहीं है,
उसको क्या करना है, आप इसको दोबारा देखिए, ठीक। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दोबारा देखते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई एडवाइस दोबारा भेजा पीएम को, तो वो मजबूर, प्रेसिडेंट को, तो वो मजबूर होता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक। ही इज बाउंड टू टेक डिसीजन, ये आर्टिकल 74 आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। अगला क्या, आर्टिकल 75 deals with the appointment of the PM and other ministers by the president and the requirement for them to member of parliament। यही डील करते क्या है कि पीएम क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट पीएम का, एंड अदर मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही करता है पीएम को, एंड द रिक्वायरमेंट फॉर देम टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्ली रिक्वायर्ड है, मतलब कि क्या उनके पास मेजोरिटी है कि नहीं, क्या उनके पास ऐसा तो नहीं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो, उनके पास कॉन्फिडेंस मोशन है या नहीं, ये चेक होता है, ठीक। States that the minister hold office during the pleasure of the president and the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, वो रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल है, 0 आवर और क्वेश्चन आवर में से सवाल पूछा जाता है। अगला क्या है, आर्टिकल 78 स्पेसिफाइज द ड्यूटीज ऑफ द पीएम टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all decision of the council of ministers relating to the administration of the union and proposal for legislation, ठीक। पीएम ही कम्युनिकेट कैसे कैसे करते हैं, बातचीत करते हैं प्रेसिडेंट से, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है यूनियन के लिए या फिर जितने भी अलग अलग देश में बंटवारे हो चुके हैं पावर्स की, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में देख लेते हैं, ठीक। अनुच्छेद 74 है, मैंने आपको बता दिया है कि मंत्री परिषद और प्रेसिडेंट को जो एडवाइस के बारे में उसका है। अनुच्छेद 75 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, आपको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, यानी राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्देश करता है और उन्हें राष्ट्रपति के सभी निर्णयों की जानकारी देनी होगी जो संघ के प्रशासन और विधायी प्रस्ताव से संबंधित है, ठीक। प्रधानमंत्री को जितने भी वो डिसीजन लेने वाले हैं उसके लिए उनको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा। ये रहा दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। आई होप आपको प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी चीजें मैंने बताई वो सब चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी, आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं देश के दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव, जो कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। एक हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, तो ये कौन होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। दोस्तों बहुत सारे राष्ट्रपति हमारे देश में रहे, ठीक। लगभग मैं अगर आपको बताऊं तो 1500 राष्ट्रपति रह चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद से लेके अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रतिभा पाटिल और फिलहाल द्रौपदी मुर्मू। हाल एक प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, किन हालातों में बने कि क्या हुआ, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक। पहले दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। बिहार के छपरा के रहने वाले, गांधीवादी, बहुत बड़े गांधीवादी थे। जब 1962 में 3 मई को 2 मई को इन्होंने अपना प्रेसिडेंट का जो निवास होता है, राष्ट्रपति निवास छोड़ा था, 3 मई को पटना में चले गए थे गांधी आश्रम में रहने के लिए। खादी पहनते थे, कुछ नहीं, ठीक। देश के लिए सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट यही बने हैं, 2 बार का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। दोस्तों जब प्रेसिडेंट ये बनने वाले थे तो पंडित नेहरू का मन था कि प्रेसिडेंट कौन बने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि सी राजगोपालाचारी की आइडियोलॉजी बहुत मिलती थी। पर राजेंद्र प्रसाद के एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वल्लभ भाई पटेल, नहीं की हेल्प से ये बने और बहुत भले आदमी थे, ठीक। फिर आते हैं देश के दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिस उम्र में आप लोग यूजी पीजी के एंट्रेंस दे रहे हैं उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पीएचडी होल्डर बन चुके थे। फिलोसफी के बहुत बड़े ज्ञाता, देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और फिर प्रेसिडेंट बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिलोसफी के इतने बड़े विज्ञाता थे कि उन्हें बाहर बुलाया जाता था पढ़ाने के लिए और कहा जाता था कि दूसरा विवेकानंद आया हमारे। विवेकानंद के बाद किसी ने, वेस्ट ने बहुत एक्सेप्ट किया किसी को एज अ फिलोसोफर, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी मैं हाथ जितनी मेरी जानकारी मैं बता रहा हूँ, ठीक। आप कुछ और जाने तो प्लीज साझा करें, ठीक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा माफी याचना को एक्सेप्ट किया, कि प्रेसिडेंट के पास दोस्तों को पता होगा पावर होती है कि अगर आपको अपनी सजा कम करानी है, फिर कैंसिल करानी है, फांसी को अगर बदलवाना है, तो बहुत सारी फांसियों को उन्होंने उम्र कैद में बदल दिया। इस तरीके से फिलोसफी के थे भी, तो माना भी जाता है कि ऐसे होंगे, तो थोड़ा कॉर्नर हो। अगला कौन है, देश के पहले मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को लोग सिर्फ 2 जी क्वेश्चन के लिए याद रखते हैं, क्योंकि ये पहले से प्रेसिडेंट थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, 2 साल ही रह पाए, और दूसरा ये कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। पर दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जाकिर हुसैन मात्र एक जीके का सवाल नहीं, बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे। मुस्लिमों से इन्होंने इतनी डिमांड की थी पढ़ने के लिए, जमा मस्जिद पे जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो जमा मस्जिद से अनाउंस हुआ था और पूरा दिल्ली झूम उठा था, क्योंकि वहां पे बहुत मुस्लिम रहते थे। पर उन्होंने सिर्फ यही गुजारिश की थी कि पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपका
वक्त बदलेगा और समाज भी बदलेगा। अगले आते हैं वीवी गिरी, ठीक, 69 में 74 वीवी गिरी रहते हैं, ठीक। फिर आते हैं देश के दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल बस एक वो कार्टून बना और फेमस हो गया कि बाथ टब में लेटे हुए हैं और इंदिरा गांधी कुछ इनको दे रही कागज और कह रहे हैं कि कुछ और होगा तो भेज दीजिएगा, मैं दस्तखत कर दूंगा, ठीक। इन्होंने ही इमरजेंसी के दस्तावेज पे दस्तखत किए थे और इनका कार्यकाल एक ही उस बिंदु के चलते पूरा मलिन हो गया। फिर आते हैं देश के ऐसे प्रेसिडेंट जो कि एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट जो निर्वाचित, मतलब कि कोई इनके खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे ही जीत गए, कोई इनका पोजीशन में था ही नहीं। फिर आते हैं अगले प्रेसिडेंट जो थे आपके ज्ञानी जेल सिंह, ठीक, सिख पंजाब के थे और पंजाब के में ये होम मिनिस्टर रह चुके थे, ठीक। इन्होंने ही ज्ञानी जेल सिंह एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने पहली बार प्रेसिडेंट का एक पावर होता है पॉकेट वीटो, उसका इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो क्या है हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक। अगला आता है रामास्वामी वेंकटरमन, एक साइंटिस्ट थे, ये कहते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी में इन्होंने रोल प्ले किया था, ठीक। फिर आता है शंकर दयाल शर्मा। ये दोस्तों कहते हैं क्योंकि इंडिया में एज अ प्रेसिडेंट जितने भी जो हमारा शुरुआत में आप कार्यकाल देखेंगे ना तो प्रेसिडेंट बहुत ही पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े लॉयर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन से बहुत पढ़े लिखे। फिर बीच में कैसा समय आया ये ज्ञानी जैल सिंह से लेके के आर नारायण तक का कि बीच में रामास्वामी वेंकटरमन थोड़े साइंटिफिक थे। इन लोगों को बहुत जो पॉलिटिक्स में लोगों को संन्यास दिलाना होता था तो इन लोगों को बना दिया जाता था, ठीक। आप उनको देख लीजिए, वीवी गिरी को देख लीजिए, इन लोगों को देख लीजिए, ठीक। वीवी गिरी पे तो एक सॉरी इन पे नीलम संजीवा रेड्डी पे तो एक बहुत बड़ा इल्जाम भी ये है कि इन्होंने जानबूझ से कि बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध नेता जिनको बाबूजी आप लोग कहते होंगे जगजीवन राम को जानबूझ के नहीं दिलाया था क्योंकि वो दलित समुदाय के थे। खैर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो फ्लोट करती रहती हैं पॉलिटिक्स में, सबको जानिए, बहुत चस्का लीजिए राजनीति को समझना, ठीक। फिर आते हैं के आर नारायणन। फिर उसके बाद आते हैं मेरे पसंदीदा और देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस, सबसे विद्वान, सबसे पढ़े लिखे प्रेसिडेंट डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, लोगों के प्रधानमंत्री, महामहिम। कलाम साहब का जो दोस्तों कार्यकाल रहा बहुत ही एक ऐसा कार्यकाल था जब प्रेसिडेंट हाउस खुल गया था देश के लाखों बच्चों के लिए। बच्चे आया करते थे, मुगल गार्डन में घूमा करते थे, बच्चे चिट्ठियां लिखते थे कलाम साहब को कि मैं भी आप जैसा बनूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जब भी मैं डॉक्टर कलाम का नाम लूंगा तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है अग्नि की उड़ान या फिर विंग्स ऑफ फायर। ये क्वेश्चन भी आया था 2022 के पेपर में, ठीक। डॉक्टर कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? विंग्स ऑफ फायर। वैसे तो दोस्तों डॉक्टर कलाम ने टोटल 20 किताबें लिखी है, विंग्स ऑफ फायर, 3 बिलियन, इंडियन 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, सब किताबें पढ़ी। डॉक्टर कलाम जितने बड़े साइंटिस्ट थे, जितने बड़े लेखक थे, जितने बड़े प्रेसिडेंट थे, जितने बड़े डीआरडीओ के ऑफिसर थे, पर सबसे बड़े क्या थे? टीचर थे, विद्वान थे, फिलोसफर थे, प्रोफेसर थे, ठीक। फिर आती है देश की पहली महिला प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भी एक जीके का सवाल ही है क्योंकि एकमात्र ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी, पर इनके कार्यकाल मतलब ऐसा था कि 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे बाहर घूमने में ही। और जब प्रेसिडेंट की इन उपाधि छोड़ी भी, जब इनका क्या कहते हैं टेन्योर पूरा भी हुआ, तो किसी आर्मी वाले के जो एरिया में इन्होंने घर बना लिया था उन पे भी बहुत सारे सवाल निशान उठ गए थे। फिर आपको आते हैं प्रणब मुखर्जी, बहुत ही पढ़े लिखे, ठीक, कांग्रेस का शुरू से साथ दिया। प्रणब मुखर्जी को लोग कहते थे कि इनका जो है सबसे दोस्ती रहता था, भाजपा से भी होती दोस्ती, कांग्रेस से भी होती दोस्ती। फिर आते हैं रामनाथ कोविंद। बहुत लोग बोलते हैं दोस्तों कि रामनाथ कोविंद इस देश के पहले दलित प्रेसिडेंट है, पर नहीं। पहले दलित प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? आपको कहते हैं के आर नारायणन, ठीक। फिर उसके बाद आती है देश की दूसरी महिला प्रेसिडेंट और पहली एसटी प्रेसिडेंट ट्राइबल कम्युनिटी की, द्रौपदी मुर्मू, ठीक। द्रौपदी मुर्मू को भी दोस्तों जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पति और बच्चे दोनों को खो दिया और फिर एक टीचर होने के बाद बहुत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज देश की राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर जिनके हाथों में, वो है द्रौपदी मुर्मू। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि शिक्षा और मेधा, शिक्षा से अगर आप मेधा से अगर करते रहे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे आप, वक्त लगता है। आगे बढ़े दोस्तों, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और पावर देखते हैं प्रेसिडेंट को लेकर, ठीक। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द रेंज ऑफ पावर्स स्पेसिफाइड इनटू सिविल कैटेगरीज सच एज, फिर उसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स भी हैं, ठीक। पहला एग्जीक्यूटिव क्या है, प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट है, आपको मैंने बताया ही है। हेड ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक।
बहुत सारी चीजों को अपॉइंट करती है, प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, गवर्नर्स को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 24 में भी क्वेश्चन आया था कि प्रेसिडेंट इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करती है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन क्या कहते हैं, पीएम, सीजेआई, सीएम और गवर्नर। तो आप लोग में से बहुत को पता नहीं होगा, पर सीएम को अपॉइंट गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट का आंसर क्या था, सीएम था। तो 24 में क्वेश्चन आया था। फिर अगला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योर दैट लॉज आर फेथफुली एग्जीक्यूटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम द यूनियन डायरेक्टली। ठीक, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का देखते थे यूनियन टेरिटरीज में, प्रेसिडेंट ही देखते हैं, क्योंकि वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। फिर क्या है, कार्यकारी शक्ति जो है राज्य के प्रमुख, जो कहते हैं प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं, वो देश के क्या कहते हैं औपचारिक रूप से प्रमुख यही होते हैं। फिर नियुक्ति का अधिकार होता है प्रधानमंत्री, क्या कहते हैं मंत्री परिषद, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का ये नियुक्ति यही करते थे। ठीक, फिर ये सुनिश्चित करते हैं कि कानूनों की ईमानदारी से पालन हो रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों के सीधे प्रशासन करते हैं। जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर ही होता है वो। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्या है, हाँ, कंसेंट टू बिल, आपको पता होगा। ठीक, एसेंट टू बिल, कि प्रेसिडेंट जो है बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता। आपको पता होगा दोस्तों कि पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक पे जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक, पर मनी बिल जो है उसको राज्यसभा से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। फिर अगला क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन व्हिच हैव द सेम फोर्स एज लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल 123। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है आपके लिए, एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने ये पीपीटी में डाल दिया है। अगला क्या है, जुडिशियल पावर क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, पार्डनिंग पावर। ये आर्टिकल 72 की किसी भी अगर जो कि दोषी है उसकी सजा कम कर सकते हैं। अगर उसको फांसी मिल रही है तो उसको उम्र कैद कर सकते हैं। किसी को अगर 32 साल की सजा मिल गई है उसको 15 साल का भी कर सकते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या है। ठीक, मनी बिल में जो है, कोई भी मनी बिल, नो मनी बिल कैन बी पास विदाउट इट शोइंग, कोई नो मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इवन विदाउट शोइंग इट टू प्रेसिडेंट। पहले मनी बिल प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, फिर ही वो पेश होता है। ठीक, अगला क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी, कॉज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। ठीक, आर्टिकल 112 के अनुसार, ठीक, ये प्रेसिडेंट ही होते हैं जो परमिशन देते हैं आपको एनुअल बजट पेश करने का। ठीक, फिर आपको विधेयक की स्वीकृति, कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। मैंने आपको बताया था बिता कि कोई भी जो है, जो क्या कहते हैं बिल है, वो लॉ नहीं बन सकता बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के, और प्रेसिडेंट चाहे तो उसे लौटा सकते हैं कि दोबारा इसको लेकर आओ। पर अगर दोबारा वो आ जाता है तो उनको पास करना पड़ेगा, उनको पास करना पड़ेगा। ठीक, फिर अगला क्या है, अधिनियम बदलने की बनाने की शक्ति, जब संसद सत्र में नहीं होते हैं तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिनका वही प्रभाव होता है जैसे संसद द्वारा पारित कानूनों का होता है। ठीक, बुला सकते हैं, ऑर्डिनेंस से कहते हैं। ठीक, फिर कहते हैं न्यायिक शक्तियां, क्षमा करने की शक्तियां, मैंने बता चुका अनुच्छेद 72 के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्षमा कर सकते हैं किसी भी सजा को। फिर धन विधेयक, आपको पता होगा राष्ट्रपति के बिना कोई भी कोई भी मनी बिल पहले राष्ट्रपति को दिखाया जाता है, फिर ही वो पार्लियामेंट में पेश होता है। अगला क्या है, वित्तीय जिम्मेदारी। क्वेश्चन है, माफी मींस क्या ये किसी की सजा पूर्ण रूप से माफ कर सकते हैं? सर पूरे रूप से आज तक तो कोई माफ किया नहीं है, क्योंकि माना यह जाता है कि हमारा जो जुडिशरी है वो बहुत ही एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। उसमें अपीलेट की पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट भी किसी को सुना देता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट भी अक्सर आज से यही देखा गया है कि फांसी की सजा में कोई प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसकी उम्र कैद, उसको फांसी को उम्र कैद में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट जुडिशरी को नकार नहीं सकते ना, कि क्योंकि एक वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम बना हुआ है हमारे जुडिशरी का। इसी पे मैं एक लेक्चर जुडिशरी का जो कैसे बनता है, कैसे प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, कैसे कौन डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट का इन हालतों में। आपने हाल फिलहाल में एक केस सुना होगा आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में, उसे भी उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, फांसी की नहीं। क्योंकि ये डिसीजन किसने लिया, लोअर कोर्ट ने। कभी भी सर कोई लोअर कोर्ट फांसी जैसा बड़ा फैसला नहीं ले सकता है उन्हें, क्योंकि वो बहुत छोटे कोर्ट होते हैं। जो बड़े कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही फैसले लेते हैं, और वो भी फांसी का बहुत बड़ा सजा ओवरटर्न कर दिया जाता है। फांसी किन हालातों में दिया जाता है, तो फांसी दोस्तों तभी दिया जाता है जब कोई इंसान ऐसा कोई अपराध करे जो पूरे समाज को ही बदल दे, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो, तो ही उसको फांसी दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे, जैसे निर्भया केस हुआ था, 5 लोग इन्वॉल्व थे इसमें और 4 को फांसी हुई, 1 को नहीं हुई। क्यों? एक उसमें माइनर था, पर सबसे ज्यादा नुकसान उसी ने किया था। तो क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी? मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए थी। पर यहाँ 2 बातें, एक होता है जस्टिस, एक होता है लॉ।
हमारा जुडिशियल सिस्टम जस्टिस की तरफ नहीं जाता, लॉ की तरफ जाता है, लॉ ही फॉलो होता है। जस्टिस तो एक मिथ्या है। अगर आप फिलोसफी से खुद बोलो कि जस्टिस कुछ होता नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। फिर देखते हैं एक दो डिप्लोमेटिक पावर आते हैं, फॉरेन अफेयर्स, रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स, अपॉइंट्स इंडियन एम्बेसडर्स एंड रिसीव्स फॉरेन डिप्लोमेट्स। जितने फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं उसको प्रेसिडेंट रिसीव करते हैं, ठीक। फिर जितने भी ट्रीटीज और अग्रीमेंट होते हैं उसमें नेगोशिएट और साइन प्रेसिडेंट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 के अनुसार दोस्तों क्या, 352 के अनुसार प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जब भी उन्हें लगेगा कि कोई वॉर की स्थिति है, या फिर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, या फिर आर्म रेबेलियन हो रहा है। फिर अगला क्या है, 356, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी स्टेट में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं जब उन्हें लगेगा कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच हो रहा है। फिर आता है 360, जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि विद आर्थिक संकट आ रहा है देश पे, कोई भी अगर ऐसा फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तब वो लागू करते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये रहे हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के पावर। सारे हम लोगों ने आर्टिकल्स देखे इंपॉर्टेंट, सारा इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिपेंडेंस देखा, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड समरी जैसा इसी लेक्चर में। इस लेक्चर से दोस्तों कम से कम एक दो क्वेश्चन यूजी यूजी में 2-3 आ सकते हैं, पीजी में एक क्वेश्चन आ ही सकता है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़िए। कम से कम 2 बार देखिएगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं बीच बीच से बता रहा हूँ। और एक बार में आप 1 गो में नोट्स बना लेते हैं, कम से कम 3-4 पेज का आपका नोट्स बनेगा। हर एक पॉइंट को लिखिए, क्योंकि मैं एक ही पॉइंट फालतू नहीं बोलता। मैं जो एक एक बात बोलता हूँ, इस वो बहुत ही एनालिसिस करके बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन कभी आया तो कभी बोलता हूँ। पढ़ते रहिए। मेरा नाम है आजाद अहमद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीयूटी पाठशाला में आपका स्वागत है।